गाइस ये वीडियो पिछले वीडियो का कंटिन्यूशन है, पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 2 है ये पिछले वीडियो का। तो आपने अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो भी देख सकते हैं। वैसे कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन हाँ हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं Q4 रिजल्ट्स का, और सिर्फ बड़ी बड़ी नामी नामी कंपनीज़ का ही नहीं, हर कंपनी का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें बस हम लोग 100 करोड़ से नीचे वाली कंपनीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। तो इससे पहले हमने नीलकमल तक बात कर ली थी। अब बात करते हैं जैश इंडस्ट्रीज़ के लिए। बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, 199 करोड़ का मार्केट कैप है। रिज़ल्ट कुछ खास नहीं है, सेल्स ख़राब है, और इस पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है। मैक्स अगर इसका चार्ट देखेंगे तो अभी कोविड के बाद में ही इसमें जंप आया है, अदरवाइज़ इसके पहले भी कुछ खास नहीं था। बहुत लंबे टाइम तक ये निफ्टी 50 से नीचे ही बना हुआ था। तो अभी अगर यहाँ से फॉल होता है तो ये वापस नीचे चला जाएगा। इस तरह की ग्रोथ वाली कंपनी में मैं अपना पैसा नहीं फंसाना चाहता। नेक्स्ट है गोदावरी पावर। पावर इंडस्ट्री में बहुत अभी बूम चल रहा है, लेकिन फिर भी इसका पूरा बूम बूम हो रखा है ना। तो इसमें ज़्यादा डिस्कशन हम लोग को नहीं करना चाहिए, लेकिन मार्केट कैप देख रहे हैं बहुत बड़ा है। ठीक है, 5417 करोड़ का है। लेकिन आपको ये बात भी समझनी होगी कि पावर इंडस्ट्री में किसी को भी उतरना है तो 1000-2000 करोड़ तो मिनिमम है ही, उतना चाहिए ही। फिर भी कंपैरिजन कर लेते हैं निफ्टी के साथ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें ग्रोथ तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वही कोविड के बाद वाली ग्रोथ है। ठीक है, तो मुझे इस तरह की कंपनी में पैसा नहीं लगाना। अभी इसमें लॉस भी है, तो अगर किसी को लगाना भी है तो ये गिरने दीजिए। अब ये कितना गिरता है वो डिपेंड करता है, लेकिन गिरने तो वाला है ये, क्योंकि रिजल्ट्स बहुत ख़राब हैं। 258 करोड़ की है पंचमहल स्टील, लेकिन इसका स्टील पिघल गया है। तो आगे बढ़ते हैं। अगली बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी है फाइन कर्व फाइनेंशियल सर्विसेज। 1150 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। यहाँ पे देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आ जाएगा, लेकिन ये डेटा गलत है। ठीक है, स्क्रीनर में ये डेटा गलत है, तो सोच समझ के संभाल के थोड़ा डेटा सही से देखना हमेशा। यहाँ देखिए मार्च 2022 में क्या दिखा रहा है, नेट प्रॉफिट 17.7 करोड़। अभी कितना दिखा रहा है, 2.26 करोड़। तो 228% कैसे इंक्रीज़ हो गया। सेल समझ में आता है, चलो 17.3 था, मतलब अभी आया है, और 6.17 था पहले। ये समझ में आता है कि ये ग्रोथ हुआ, लेकिन ये तो बहुत बुरी वाली फॉल है, राइट। फिर भी मैंने इसे इंटरेस्टिंग क्यों कहा, आप देखिए निफ्टी के साथ इसका कंपैरिजन 281% इसका है, और इसका कितना है, पागल हो जाओगे आप, 1,12,900% का ग्रोथ। गाइस इस तरह की कंपनी में जिन्होंने पहले एंट्री की होगी और अभी तक होल्ड कर लिया होगा, वो करोड़ोंपति अरबपति क्या बन गए होंगे पता नहीं। बीच बीच में बहुत सारे फेजेस हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने टाइम का ये कंसोलिडेशन है। फिर यहाँ पे आप देखिए एक ही प्राइस पे ये घूमता रहता है बहुत टाइम तक, लेकिन ग्रोथ क्या ज़बरदस्त है। चलिए शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, इसमें है कौन कौन। प्रमोटर्स अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर्स इसमें 55.36 थे, जो कि बाद में कम हो गए, लेकिन फिर अभी रिसेंटली ये बढ़ गए हैं। ठीक है, इसी क्वार्टर से ये बढ़ गए हैं। प्रोमोटर्स ने अपनी स्टेक बढ़ाई है इसमें। फॉरेन इन्वेस्टर्स भी इसमें हैं, जो कि अपना स्टेक यहाँ से सितंबर 2021 से, जब से मार्केट गिरना शुरू हुआ है, तब से इन्होंने अपनी स्टेक बढ़ाई है और उसको मेंटेन रखा है, और पब्लिक इसमें पैनिक में चल रही है। कैश फ्लो का डेटा अभी नहीं आया है मार्च 2023 का, लेकिन पिछले साल का जो डेटा था वो उसके पिछले साल से बहुत ही अच्छा था। बैलेंस शीट चेक करेंगे तो रिजर्व्स इनके बड़े हैं, कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, और बोरोइंग्स की तो बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि फाइनेंशियल सर्विस की कंपनी है, तो बोरोइंग्स तो बढ़ती है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक कम हुई है और इस बार बढ़ी है, तो इसको हम लोग इग्नोर करते हैं। और फिक्स्ड एसेट चेक करते हैं। फिक्स्ड एसेट इनका इंक्रीज़ हुआ है पिछले साल से, वही अभी स्टेबल है। ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ देखिए गाइस, कितनी अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ है। CAGR भी बहुत अच्छी है। OPM में थोड़ी कमी दिख रही है। पहले 85-70 समथिंग कुछ चल रहा था, लेकिन अभी सडनली इसमें बहुत फॉल आया है, और यही रीज़न मुझे लगता है कि इस नेट प्रॉफिट के फॉल का रीज़न है। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है और ये नेट प्रॉफिट है। लेकिन इसके कंपटीटर्स की अगर आप देखेंगे तो बजाज फाइनेंस, फिनसर्व, SBI कार्ड वगैरह, बजाज होल्डिंग्स है, श्रीराम फाइनेंस है, मुथूट फाइनेंस है, इन सब से ज़्यादा PE इसी का है। मार्केट ने सबसे ज़्यादा इसको वैल्यूएशन अभी के टाइम पे दे रखी है। देख लो बजाज फाइनेंस का भी 35 है, श्रीराम का भी 8 है, मुथूट का 11 है, लेकिन इसका 80 चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा अभी कॉस्टली है। लेकिन जब इसके PE रेशियो के चार्ट में हम लोग इसका मैक्सिमम लेवल चेक करते हैं तो यहाँ पे हमको कुछ और ही दिख रहा है। देखिए EPS इसका बढ़ता जा रहा है, और PE कहाँ चल रहा है, मीडियन यहाँ पर है, इससे इतना नीचे PE चल रहा है। बहुत ज़्यादा ही अंडर वैल्यूड दिखा रहा है ये।
इतना पीई होने के बावजूद भी ये बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड दिखा रहा है। इसका रीज़न क्या है? इसकी प्रॉफिट ग्रोथ, इसका ईपीएस इतना ज़्यादा आना। ईपीएस बहुत ज़्यादा होता है ना, तो ये मीडियन चेंज होते रहता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से देखेंगे तो ये अभी कॉस्टली नहीं है और अंडर वैल्यूड है। बाकी यहाँ पे चेक करेंगे तो आरओसी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, आरओई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। इवन आप 5 साल का भी देखेंगे तो 13 ही है, और 3 साल का आरओसी देखेंगे तो 11 ही है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा। हाँ, लेकिन एक गड़बड़ जो दिख रही है वो दिख रही है प्रोमोटर्स होल्डिंग की प्लेज परसेंटेज में, ठीक है। तो प्रोमोटर्स होल्डिंग कितनी है? 54.6, उसमें से इन्होंने 17.3% गिरवी रखा हुआ है, जो कि बहुत बहुत बुरी बात है। जिस भी स्टॉक में मुझे अगर प्लेजिंग दिख जाती है, मैं उससे राइट अवे बाहर हो जाता हूँ। ये मेरा स्टाइल है। मैं आपको ऐसा कुछ करने के लिए नहीं बोल रहा। अगर आपके पास इसकी होल्डिंग है, आप रखे रहो, आप बेचो, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। लेकिन मैं पर्सनली जिस भी स्टॉक में प्लेज करने की ज़रूरत आ जाती है, मैं उसमें से बाहर हो जाता हूँ। डेट देखिए, इनके पास डेट बहुत ज़्यादा नहीं है, 0.30 का ही डेट टू इक्विटी रेशियो है। फिर भी इन्होंने अपना जो स्टेक है वो प्लेज करके रखा हुआ है। रीज़न जो भी हो, मार्केट में अगर किसी को मालूम चलता है और वो अगर जस्टिफिएबल है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अदरवाइज़ मुझे ये सही नहीं लगता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगली कंपनी है टूर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 643 करोड़ का मार्केट कैप है। रिजल्ट्स कुछ खास नहीं है, 11% का नेट प्रॉफिट है, सेल्स ख़राब है, और इसका टेक्निकल चार्ट भी आप देखेंगे तो कुछ इस तरह का है, जो कि मुझे पसंद नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। अगली कंपनी है आंध्रा पेट्रोकेमिकल्स। 524 करोड़ का मार्केट कैप है। रिजल्ट्स बहुत ख़राब हैं, आगे डिस्कशन करने से कोई फ़ायदा नहीं। इसके नेट प्रॉफिट की कंसिस्टेंसी भी देखोगे तो अच्छी नहीं है, और ये फॉल बहुत बहुत बुरा है, ठीक है। और इसका टेक्निकल चार्ट भी आप देखेंगे तो इस तरह से और इस तरह से आपको दिखेगा, तो ये कंसिस्टेंट नहीं है। कॉर्ड्स केबल एक इंटरेस्टिंग कंपनी है। 121 करोड़ ही है इसका मार्केट कैप, लेकिन थोड़ी इंटरेस्टिंग है ये, मैं बताता हूँ किस लिए। अभी ये देखो, इसका सेल्स तो बहुत ज़्यादा अप नहीं है, लेकिन इसका नेट प्रॉफिट 2 करोड़ 12 लाख का हो गया है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 1 करोड़ 86 लाख का था, ठीक है। तो 14% की जंप है। अभी एक चीज़ देखो, मैं इसमें इन्वेस्ट क्यों नहीं करूँगा वो आपको यहाँ क्लियर दिख जाएगा कि ये निफ्टी से बहुत बहुत ज़्यादा नीचे चल रहा है, ठीक है। निफ्टी को कतई बीट नहीं कर रहा, तो मैं तो इससे बाहर हूँ, ये श्योर है। लेकिन अब इसके अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे, ये एनुअल नेट प्रॉफिट है। देखिए कंसिस्टेंसी, कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी इसकी थी 2020 तक, लेकिन कोविड की वजह से फिर इस पे जो असर आया, उसके बाद से इसने कोविड के रिज़ल्ट को, मतलब कोविड से पहले के रिज़ल्ट को अभी तक बीट नहीं किया है, लेकिन उसके बाद से भी इसमें कंसिस्टेंसी दिख रही है, ठीक है। तो कई बार बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस तरह की प्रॉफिट शो करने वाली कंपनी बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट दे सकती है। तो ये हो भी ऐसा सकता है कि आपको शायद ये पॉजिटिव मतलब रिजल्ट दे, आपको प्रॉफिट दे। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर मान लो इस पॉइंट पे, अब मान लो आज के दिन आपने डिविस लैब में मान लो इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, डिविस लैब में इन्वेस्टमेंट किया, और दूसरा आपके दोस्त ने इसी पॉइंट पे कॉर्ड्स केबल पे इन्वेस्टमेंट किया, दोनों ही आप 1 साल 2 साल 3 साल के बाद पॉजिटिव में रहेंगे, आपके पैसे बढ़े हुए होंगे। लेकिन आपने डिविस लैब में अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो आपके 1 लाख के हो सकता है 2 लाख हो जाए, लेकिन आपके दोस्त के 1 लाख के हो सकता है 1,20,000 ही हो। तो देखने में उसको अच्छा लगेगा कि हाँ 20,000 प्रॉफिट में हूँ, और वो दूसरों को बताएगा भी, लेकिन डिफरेंस पता नहीं चलेगा उनको कि अगर इसी टाइम पे ये पैसे डिविस में डाल देते या किसी और अच्छे स्टॉक में डाल देते जो कि निफ्टी को बीट कर चुका है, तो उनके पैसे ज़्यादा स्पीड में बढ़ते और ज़्यादा मल्टीप्लाई होते। ये बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता। लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, पॉजिटिव दिखने लगते हैं तो अपनी थ्योरी को सही बताते हैं, लेकिन वैसा होता नहीं है। आपके पैसे कितनी स्पीड में बढ़े, कितने टाइम में बढ़े, कितने बढ़े, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। चलिए फाइनली आ जाते हैं बालाजी एमाइंस पे। बहुत सारे लोगों को अच्छा लगा होगा, राइट। छोटी मोटी अनजान कंपनीज को दिखा रहा हूँ मैं तब से। चलिए 7,473 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। बहुत सारे लोग जानते हैं, मोस्टली सारे लोग जानते हैं बालाजी एमाइंस। रिजल्ट्स देख सकते हैं बहुत खराब है, लेकिन कितने खराब है। मार्केट की एस्टिमेशन क्या थी देखिए, नेट प्रॉफिट की एस्टिमेट थी 109.1 करोड़ की, जबकि आए हैं कितने 55.2 करोड़। बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया। 50% तो इसके एस्टिमेट से ही नीचे चला गया है, ठीक है। तो बहुत ही बेकार इसके रिजल्ट्स आए हैं। तो क्या ये इन्वेस्टमेंट के लिए सही टाइम है? अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इससे पहले तो बहुत सारी कंपनीज को हमने इतने ख़राब रिजल्ट्स पे छोड़ दिया,
देखो गाइज़, वो कंपनीज़ जो है अभी अभी मार्केट में आई हैं, कुछ साल ही हुए हैं, उन्होंने अपना बिजनेस प्रूफ नहीं किया, अपने प्रॉफिट्स प्रूफ नहीं किए, लेकिन बालाजी माइंस ने अपने आप को लंबे टाइम तक प्रूफ किया है। बहुत कंसिस्टेंसी इसमें भी नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यू फॉल है 2018 से 20 तक, लेकिन उसका भी रीज़न इसका फॉल प्रॉफिट का ही था। देख सकते हैं 2019 में और 20 में इसमें बहुत फॉल आया था, फिर जब इसने अच्छे से रिकवर किया, अपने प्रॉफिट को डबल किया, तब जाके इसमें वापस रिवर्सल आया और बहुत अच्छा रिवर्सल आया। गाइस, बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइस सुनाई देगा तो उसे इग्नोर कीजिएगा, लगता है किसी के शेयर्स के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं तो ढोलबाजी बज रहे हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे आपको मंथली चार्ट में ये 2 ग्रीन्स दिखेंगे, ठीक है, 2 महीने के ग्रीन हैं कैंडल्स ये। तो ये हो सकता है लोगों ने एस्टिमेट वगैरह को देख के इसमें बाइंग की हो, ये एक्सपेक्टेशन रखिए कि शायद 109 करोड़ के आसपास के इसके रिजल्ट्स आ जाएंगे, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं है। तो अभी ये मेरे हिसाब से नीचे गिरना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको जो लेवल्स देखने को मिलेंगे वो यही मिलेंगे, जो पिछला बेस है यही मिलेगा, ठीक है, 2000 के लेवल का, 2000 के नीचे का। लेकिन मैं इसमें एंट्री करूंगा अगर मुझे ये 1730 के आसपास मिलता है तो, जो कि कौन सा है, ये जो कैंडल आपको दिख रही है ना, ये बड़ी वाली कैंडल, इसके बेस पे अगर मुझे ये मिलता है तो मैं इसमें पहली बार एंट्री करूंगा। मेरे पास ये स्टॉक नहीं है, लेकिन 1730 पे मैं इसमें छोटा सा स्टेक लगा सकता हूं। और अगर 1730 पे आते आते इसके अगर नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट भी अनाउंस होते हैं तो उसको देख के मैं इसमें वेट करूंगा या फिर इन्वेस्ट करूंगा। ओके, अगर मान लो 1730 के आसपास आता है और उस टाइम में अगला क्वार्टरली रिजल्ट भी आता है और वो अगर मान लो बहुत ख़राब रहता है तो मैं यहाँ पे बाइंग नहीं करूँगा, फिर मैं इसके नीचे के टारगेट्स में अगली वीडियो में बता दूंगा। लेकिन अगर इन केस बहुत पहले ही ये 1730 पे आ जाता है तो मैं 1730 पे एक SIP पक्का करूंगा, लेकिन बहुत छोटी क्वांटिटी में, ठीक है। जो भी मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट करना है उसका 20 या 25% में इसमें इन्वेस्ट करूंगा। ये मेरी स्ट्रैटेजी है। चलिए, अगली कंपनी है अरिहंत कैपिटल। रिजल्ट्स बहुत ख़राब हैं, इग्नोर करेंगे। अगली 131 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है कैप्स्टन सर्विसेज। रिजल्ट्स तो अच्छे हैं, लेकिन मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए अभी मना करूंगा, क्योंकि अभी ये ग्रोइंग स्टेज में है। दूसरी चीज़, ये अभी निफ्टी के साथ कंपटीशन में लगी हुई है, इसे बीट नहीं कर पाई है अभी तक, तो इसे कुछ टाइम तक, कुछ सालों तक या कुछ हफ्तों तक, कुछ महीनों तक हम लोग इसे और देखेंगे। तो आप इसे अलर्ट में लगा सकते हैं, अपने अलर्ट में लगाइए, इसे ट्रैक कीजिए, क्योंकि देखिए नेट सेल्स, इसका एनुअल नेट सेल्स हम लोग चेक कर रहे हैं तो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, कोई कमी नहीं है। कंपनी काम कर रही है, सेल्स वगैरह कर रही है और कंटिन्यूसली बढ़ा रही है अपने काम को। निफ्टी को बीट ये नेट प्रॉफिट की वजह से नहीं कर पा रही, क्योंकि अभी स्टार्टिंग स्टेज में भी है और देख सकते हैं ये स्टार्टिंग में 4 साल तक तो कंसिस्टेंसी थी, लेकिन उसके बाद में कंसिस्टेंसी हवा हो जाती है। तो हम लोग इसमें और वेट करेंगे, मेक श्योर कि अभी कोई भी नई कंपनी जैसे आती है ना, तो उनके प्रॉफिट्स अगर अच्छे आने वाले होते हैं, उनको श्योरिटी मिल जाती है, तो वो अपना IPO वगैरह ले आते हैं। तो वैसा भी हो सकता है शायद इसमें हो कि इनको पता हो कि हमारे पास काम बहुत अच्छा है और हम लोग प्रॉफिट्स वगैरह दिखा सकेंगे, तो IPO ले आओ। तो वैसा हो सकता है, शायद ये हो और वो टाइम अब ख़त्म हो गया हो, ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अभी इसमें वेट करेंगे, कंसिस्टेंसी कुछ सालों तक दिखाना चाहिए इसे और ऊपर जाते रहना चाहिए, तब जाके हम लोग इसमें थोड़ा कॉन्फिडेंट हो पाएंगे और उस टाइम भी हम लोग रिजल्ट्स वगैरह देख लेंगे कि फंडामेंटल्स कैसे हैं, इसमें इन्वेस्टर्स कौन हैं, क्योंकि स्क्रीनर पे अभी तो इसका कोई डेटा नहीं है। बस इतना मालूम चल रहा है कि प्रोमोटर्स की होल्डिंग 72.9% है और इसमें से कुछ भी इन्होंने गिरवी नहीं रखा है। लेकिन आप देखेंगे ROCE और ROE भी बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। तो अभी इसको ग्रो करने दीजिए, लेकिन ट्रैकर में इसे रख सकते हैं। अगली कंपनी है वर्धमान होल्डिंग। रिजल्ट्स बहुत खराब हैं, इग्नोर करेंगे। फिर है गोल्डियम, इसके भी रिजल्ट्स अच्छे नहीं है। डेविस लैब अपना फेवरेट, 82,250 करोड़ का मार्केट कैप, रिजल्ट्स खराब हैं, जो कि डेविस लैब के मैनेजमेंट ने बोल ही दिया था कि रिजल्ट्स खराब आ सकते हैं। लेकिन ये कितने खराब हैं, इसके एस्टीमेट्स क्या थे, यहाँ पे देख सकते हैं। प्रॉफिट कितना दिखा रहा है, 321 करोड़ का, पिछले साल कितना था, 895। तो क्या इतने खराब एस्टीमेट्स हो सकते हैं? तो यहाँ पे देख सकते हैं बड़ा बड़ा सजा के लिखा हुआ है डेविस लेबोरेटरी का अर्निंग एस्टीमेट। कितना था नेट प्रॉफिट एस्टीमेट, 374.94 करोड़ का। देखो पॉइंट में बताते हैं एस्टीमेट्स, ठीक है। तो इतना इन्होंने एजम्पशन लगाया था 374.94, लेकिन ये आया है 321 करोड़ का। तो अब आपको क्या लगता है मार्केट में क्या होगा, प्राइस गिरेगा, राइट, लोग इसको सेल करेंगे। चलिए हम लोग चार्ट देख लेंगे, कितना सेल करेंगे, कहाँ हम लोग बाई करेंगे। लेकिन अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका देखिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या है, प्रोमोटर ने अपनी होल्डिंग को चेंज की है क्या, नहीं की है, और FII ने अपनी होल्डिंग थोड़ी सी
कम कर ली है, जो कि वो पिछले बार भी कर रहे थे, उसके पिछले बार भी कर रहे थे, उसके पिछले बार भी कर रहे थे और उसके पिछले बार भी। ठीक है, हर बार ये होल्डिंग कम कर रहे हैं जब से मार्केट गिरा है, तब से सितंबर 2021 से। और म्यूचुअल फंड क्या कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड अपनी होल्डिंग कंटिन्यूसली बढ़ा रहे हैं। देखिए कंटिन्यूसली बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा कम हुआ था, फिर वापस उसने बढ़ा लिया। गवर्नमेंट ने भी अपनी होल्डिंग इसमें थोड़ी सी बढ़ाई है। देखो पता नहीं मैं क्यों, लेकिन गवर्नमेंट अगर किसी शेयर में घुस जाती है ना, तो मुझे लगता है कि शेयर तो आगे बढ़ने वाला है। कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे, बस ऐसे ही लगता है। ठीक है, अभी देखिए रिजल्ट्स तो ख़राब आ गए, तो अब इसके एस्टिमेट्स हमारे लिए भी थोड़े नीचे ही बनेंगे, है ना। तो अब ये कितना नीचे गिरेगा वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसके जो रेसिस्टेंस लेवल बन रहे हैं वो देखिए, अभी भी जैसे ये हमने लाइन बना ली, तो ये लाइन जो हमने बनाई थी, इसको ये वाला रेड वाला जो कैंडल है, इसको मंथ के स्टार्ट में तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर ये वापस नीचे आया। ठीक है, इसको तोड़ नहीं पाया क्योंकि रिजल्ट्स क्या है, ख़राब आने वाले थे, तो इसीलिए ये ऊपर गया ही नहीं। अगर ये इसको ब्रेक कर देता ना, तो यहाँ पे बहुत बड़ी तेज़ी कुछ दिन के लिए दिखाई दे सकती थी रिज़ल्ट आने के टाइम तक, लेकिन वो हुआ ही नहीं। और मार्केट में यही होता है गाइस, मार्केट में जो भी रिजल्ट आने वाला रहता है ना, अंदर के बहुत सारे बड़े लोगों को पता रहता है। अगर ये रिजल्ट अच्छा आने वाला रहता है ना, तो ये आपको कैंडल, ग्रीन कैंडल बना बना के आपको पता चल जाता पहले ही, जब ट्रेन छूट जाती ना तब। लेकिन खैर अभी इसमें प्रेशर है, तो अपने को और नीचे खरीदने का मौका है। अब गाइस यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं कि ये शायद इस लाइन को ही फॉलो करता रहे या फिर यहीं पे कंसोलिडेशन करता रहे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही इसको ब्रेक करेगा ना, तो ब्रेक करते ही इसमें थोड़ी बहुत तो तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है, चाहे वो यहाँ पे ब्रेक करे, चाहे वो यहाँ पे ब्रेक करे, किसी भी लेवल पे ये ब्लू लाइन को तोड़ेगा ना, तो इसमें आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन मान लो कि अगर ये बुरी तरीके से फॉल करने लगता है, ठीक है, बड़े बड़े रेड कैंडल्स, जैसे ये रेड कैंडल है, तो इस तरह के बड़े बड़े कैंडल्स बना के खूब स्पीड में नीचे जाने लगता है, तो मुझे ये इस लेवल पे, ये जो आपको लेवल दिख रहा है ना, इस लेवल पे अगर मिलेगा तो मैं इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड रहूँगा। किस लेवल पे, अराउंड 2300 या इसके नीचे। और यही लेवल्स मैं इसके ऑल टाइम लो के बोल रहा हूँ, मतलब पूरे साल के लिए ये 2300 या 2200 का जो लेवल है, ये मेरा लोएस्ट पॉसिबल SIP का लेवल होगा। इसके नीचे अगर ये जाता है तो मैं इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा। हाँ, इसके ऊपर में अगर मान लो इसी महीने मई मंथ में अगर ये बहुत बुरा गिर के 2600 तक चला जाता है ना, मतलब कहाँ तक, इस कैंडल के बेस तक, यहाँ तक, अगर ये 2600 तक आ जाता है, तो मैं इसमें पहली SIP, मतलब पहले तो मेरे पास ये ऑलरेडी है, मतलब इस साल की बोलो या पिछले साल की बोलो, मैं पहली SIP या फिर एवरेजिंग यहाँ पे 2600 पे कर दूंगा। अगर सिर्फ ये मई मंथ में यहाँ पर आता है तो, और नहीं आता तो फिर मैं 2300 का वेट करने वाला हूँ। कई सारे लोग सोचेंगे ये यहाँ तक नहीं गिरेगा, तो कोई बात नहीं, नहीं गिरे तो नहीं गिरे, मेरे पास ये ऑलरेडी है काफ़ी लो लेवल पे। ठीक है, जिनको एंट्री करनी है आप 2600 जैसा मैंने बताया वैसा, और 2300 उसके बाद जो भी स्ट्रैटेजी मैंने बताई उस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हो। अगर कोई बेटर स्ट्रैटेजी आपको लगती है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, देखते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, है ना। चलिए आगे अगले स्टॉक पे चलते हैं गाइस। अगली कंपनी है VRL लॉजिस्टिक्स। रिजल्ट्स तो ओके टाइप के आए हैं, लेकिन आप इसे निफ्टी से कंपेयर करोगे ना, तो कुछ खास बहुत ज़्यादा इससे ऊपर नहीं चलता है। आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक ये फॉल, मतलब इससे ज़्यादा नीचे ही था, निफ्टी से जो था नीचे ही था। यहाँ से इसमें बहुत तेज़ी आई है और इसने निफ्टी के पास पहुँच के अपने थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाया है, लेकिन निफ्टी को बीट नहीं कर पाया। यहाँ पे हो सकता है शायद इससे ऊपर निकल जाए, लेकिन अभी तक तो ये फ़िलहाल इंटरेस्टिंग नहीं दिख रहा। प्रॉफिट भी उतने कुछ खास नहीं है, तो मैं इससे बाहर हूँ। अगली कंपनी है गति, जिसका मार्केट कैप है 1541 करोड़ का। बहुत लोगों को पता होगा ये क्या कंपनी है, कैसी कंपनी है, आपने देखा होगा कई बार, है ना। शिपिंग वाली कंपनी है, शिपिंग मीन्स मतलब डिलीवरी वगैरह करती है। और गति की गति देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा खास गति नहीं है। ये रिजल्ट्स में फिर मुझे लग रहा है कुछ स्क्रीनर वाले ने गलती की है, तो पता नहीं क्या पी के यहाँ पे अपडेट करते हैं ये लोग। बाकी इसका टेक्निकल चार्ट देखोगे तो इंटरेस्टिंग नहीं है, इसके बारे में ज़्यादा बात करके फ़ायदा नहीं है। अगली कंपनी है 15,800 करोड़ की नारायणा हृदया। आपके स्टॉक में अगर आपको चेक करना है तो आपको लिखना पड़ेगा NH, है ना। तो NH पे ही जैसे गाड़ियाँ भागती है ना, वैसे ही इसका स्टॉक भाग रहा है और वैसे ही इसके प्रॉफिट एंड सेल्स भाग रहे हैं। बहुत ही खतरनाक है गाइस, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ओवर प्राइस चल रहा है और काफ़ी टाइम से चल रहा है। इवन कोविड में भी ये बहुत ज़्यादा देर गिरा हुआ नहीं था, एक ही कैंडल था जो नीचे गिरा था और 60 से ऊपर भाग गया था। तो ये कंपनी ऐसा क्या करती है,
ये कंपनी चलाती है हेल्थ केयर सर्विसेज, ठीक है। हॉस्पिटल्स वगैरह हैं इसके, और कई सारे हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ हॉस्पिटल बना हुआ है और उसके अंदर में जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट ये नारायणा हृदया जो है ये मैनेज करते हैं, ठीक है। अंदर में क्या कैसे होगा वो ये लोग मैनेज करते हैं। तो कुछ हॉस्पिटल्स इनके खुद के हैं, कुछ हॉस्पिटल्स ये लोग दूसरे हॉस्पिटल्स के लिए मैनेज कर रहे हैं। तो जो भी इनका बिजनेस स्ट्रक्चर है वो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, इसीलिए इसका स्टॉक जो है 2019 या 18 से बोल लीजिए सिर्फ ऐसे भाग रहा है और बहुत तेज़ी से भाग रहा है। ये देखिए, ये इसका मंथली कैंडल्स का चार्ट है और ये देखिए क्या स्पीड है। यहाँ पे कौन से प्राइस पे था, 200 पे, लेकिन यहाँ पे ये कौन से प्राइस पे है, 772 पे है। 800 को छू के ये अभी थोड़ा नीचे चला हुआ है, तो है ना ज़बरदस्त। लेकिन एक ट्विस्ट बताऊं, कैसा लगेगा आपको जब मैं बताऊंगा कि ये निफ्टी 50 को बीट नहीं कर पाया है। शॉक लगा ना, थोड़ा सा शॉक लगेगा, कभी कभी लगता है, लेकिन सारे काम कर लो तो ज़्यादा अच्छा होता है। देखो, जब से ये लॉन्च हुआ है तब से निफ्टी ने भी 144% ग्रोथ दी है और एनएच ने भी 152%, लगभग उतना ही ग्रोथ दिया है। आपको समझ में आ रहा होगा, ये रेड वाली एनएच की है ना। तो इसने रिकवरी तो बहुत अच्छी की है यहाँ से और निफ्टी के पास आ गया है। हो सकता है कि मतलब जैसी ये स्पीड में अभी है ना, तो उस स्पीड में हो सकता है ये ऊपर चला जाए और निफ्टी ऐसे 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 करता रहे और ये एनएच जो है ऐसा चला जाए, ठीक है, ये हो सकता है। लेकिन अभी तक इसने ऐसा कोई तोड़ू फोड़ू काम किया नहीं है। तो ये भी वैसा ही स्टॉक है कि मतलब आपको मतलब आपके पास अगर ये स्टॉक है, आप इसे अगर होल्ड कर रहे हो तो आपको देखने में ये बहुत अच्छा लगेगा कि ये नेगेटिव में नहीं जाएगा बस। लेकिन आपके पैसे ऐसे जैसे वीबीएल में कैसे पड़ते हैं, वीबीएल में बिल्कुल फाड़ देते हैं ना, तो वैसा फाड़ के ऊपर नहीं जाएंगे ये मान के चलना। बाद में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है इसमें, ओके। और दूसरी चीज़, अभी ये ओवर वैल्यूड जोन के आसपास है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए कतई मैं एडवाइस नहीं करूँगा। अपने ऑल टाइम हाई पे है ये, तो अगर यहाँ से ये पलटता है किसी भी रीज़न से, जो कि रीज़न मुझे लग नहीं रहा क्योंकि प्रॉफिट बहुत अच्छे आए हैं, तो ये ऊपर ही जाना चाहिए। लेकिन अगर नीचे आता है, इसमें सेलिंग वगैरह कुछ भी होती है, इन फ्यूचर भी होती है, तो मैं इसे लोअर बॉलिंजर बैंड के आसपास ही बाय करने का सजेशन दूंगा। अदरवाइज इसे इग्नोर करना ही बेटर होगा। इग्नोर इन द सेंस, आप दूसरे स्टॉक जो आपको ज़्यादा बेटर रिटर्न दे रहे हैं उस पे इन्वेस्टमेंट करिए जो आपको नीचे मिल रहे हैं, ठीक है। चलिए गाइज, अभी बहुत सारे स्टॉक्स हो गए आज के लिए। अभी अगर इस पे मुझे रिव्यू आप लोगों का अच्छा मिलता है, रिज़ल्ट अच्छा दिखता है, आप लोगों को अगर पसंद आता है इस तरह का कुछ भी वीडियो, तो आपके कमेंट्स वगैरह से मालूम चल जाएगा, लाइक्स वगैरह से मालूम चल जाएगा। अगर मुझे रिस्पॉन्स सही नहीं दिखता तो फिर मैं वापस अपने पुराने पैटर्न में आ जाऊंगा, जो इंडिविजुअल स्टॉक्स के मैं वीडियो बनाता हूँ वैसे ही बनाऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब अगली वीडियो में।